हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो भाई ये वाली गाड़ी है ना, अगर इसका मैं नंबर दिखाऊंगा तो काफ़ी लोग ना इस गाड़ी को पहचान गए होंगे कि कौन सी गाड़ी है। आपको मैं ना सबसे पहले इसका नंबर दिखाता हूँ। देखो 6190। और ये गाड़ी ऐसी गाड़ी है जो आई थिंक इंडिया में एक ही गाड़ी है जो वहाँ पे गई है, शृंखला पास इंडिया के सबसे हाईएस्ट पीक पे गई है, और वो भी सीएनजी में होते हुए। तो भाई से मिलवाता हूँ, और आप ना सब अब गाड़ी को देख के पहचान भी गए होंगे कि किस भाई की गाड़ी है। तो सबसे पहले भाई को बुलाता हूँ। दिग्विजय भाई, क्या हाल है आपके? बिल्कुल बढ़िया दोस्त। आप सुनाइए, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया जी फर्स्ट बढ़िया, क्लास। आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया दोस्त, फर्स्ट क्लास। तो भैया को आप सब देख के पहचान ही गए होंगे कि भैया की गाड़ी है ये। तो भैया से मैं आपको ना सीधा कुछ अपने नहीं बताते हुए ना सीधी भैया से ही बात कराता हूँ। भैया से ही पूछते हैं कि इस गाड़ी का एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा, उन्होंने आखिर यही गाड़ी क्यों ली, और इससे जो इन्होंने माइलस्टोन अचीव किए हैं तो भाई उसमें उनकी क्या चीज़ें रहीं, कैसा रहा। तो सबसे पहले वेलकम है आपका हमारी वीडियो में। थैंक यू सो मच भाई। तो आपने इस गाड़ी का, जैसे अभी आपकी गाड़ी को 8 महीने हुए हैं और चले हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 16,000 किलोमीटर चली है। मोस्ट प्रॉब्ली 16,000 में भी सारा जितना भी है वो सिर्फ माउंटेन्स कवर किया है। हाँ मोस्ट प्रॉब्ली मेरा जो ऑफिस आना जाना पड़ता है वो हाँ। 30 किलोमीटर डेली का पड़ता है। तो अच्छा। वो ज़्यादा नहीं चली, क्योंकि उसमें भी अधिकतर बाइक रूट हाँ। में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप दिल्ली के जाम को आप बेहतर जानते हो। तो जितना भी ये चली है, इससे मैंने सिर्फ माइलस्टोन कवर करने के लिए लिया है। बेसिकली मेरा फंडा कुछ और था इस गाड़ी को लेने का। बहुत सारी चीज़ें, आपके सवालों के जवाब रैपिड फायर होते रहेंगे, मैं आंसर देता रहूँगा आप लोगों को। तो सबसे पहले भैया से ही पूछते हैं कि भैया ने ये ही गाड़ी, क्योंकि भैया का जिस हिसाब से है ना, भैया माउंटेन्स में बहुत जाते हैं, और माउंटेन्स में ना लोग 4x4 ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या फिर आज के टाइम में जैसे थार या फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो, इस तरह की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ले जाना पसंद करते हैं। भैया ने ये ही क्यों ली, वैगनार, वो भी 1000 सीसी वाली है, 1 लीटर वाली, 1.2 भी नहीं है, और वो सीएनजी में। तो भैया से ही बात करते हैं। भैया ये गाड़ी का ही डिसीजन क्यों रहा आपका? दोस्त, इसके पीछे तो मेरी बहुत बहुत सारी R&D थी। बेसिकली मैं सबसे पहली बार गया था लेह लद्दाख सन 2020 में, या ओके। 2021 में कह सकते हो आप। हाँ। तो उस वक्त मेरे पास में होती थी i10, अच्छा। और वो तब बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था। मैं बेसिकली टाटा टियागो लेके गया। मेरे चैनल तो दिग्विजय तोमर करके एक और हाँ। है, उसके अंदर आपको वीडियोस मिल जाएंगी लेह लद्दाख की ट्रिप की। उसमें मेरे साथ में इतना मतलब बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हुई थी। मैं टाटा टियागो लेके गया, मतलब चंडीगढ़ चढ़ नहीं पाई और वो बंद होने लगी, मुझे उसको वापसी लेके आना पड़ा। और रात को, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं रात को करीबन 11 बजे दोबारा करीबन 600 किलोमीटर सिंगल डे में ड्राइव करके अपने होम टाउन पहुंचा। सुबह मेरी गाड़ी चल चुकी थी करीबन 11,000 किलोमीटर। हुंडई i10 की बात कर रहा हूँ, 1.1 लीटर का जो इंजन आता है वो, उसको लेके मैं सीधा ले चला गया। एक ही मानो, कहीं तक भी वो ऐसे ऐसे पहाड़ चढ़ी है। मैं तब से भरोसा हुआ कि नहीं यार, 1 लीटर इंजन इज़ मोर देन इनफ। अगर आप मतलब खुद जा रहे हैं या फैमिली के साथ जा रहे हो, मेरी वाइफ भी उस ट्रिप में मेरे साथ थी। तो मैं सबसे पहली बार वहाँ गाड़ी के अंदर बेड बना के सोया था। तो i10 मतलब में? i10 के अंदर। तो अच्छा। उसमें क्या था, हमने अपनी दोनों सीटें निकाल कर उसको उल्टा करके लगा दिया और फिर सीधा बेड बना के सो गए, क्योंकि उसकी सीटें पीछे हो नहीं पाती थी, ओके। क्योंकि वो सीएनजी का सिलेंडर वो मतलब लायक नहीं था। तो मेरा मेन जब सोच लिया था कि यार मैं जब कभी भी गाड़ी लूंगा तो मुझे वो गाड़ी लेनी है जिसके अंदर मैं अपना बेड बना सकूं। ठीक तो है। सबसे पहली बात कि ये अकेली ऐसी गाड़ी है इस सेगमेंट के अंदर जिसके अंदर आप विदाउट सीएनजी का सिलेंडर उतारे अपना 6x4 का बेड बना सकते हैं। ओके। अब वो 6x4 का बेड बनता कैसे, चलो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता मैं हूँ। उस तरफ जाता हूँ एक बार। हाँ, इस गाड़ी की जब आप सीट आगे कर लेते हो ना, और इस वाली सीट को, और मैं टॉप वेरिएंट में ही क्यों गया उसका भी रीज़न ये है कि देखो, एक तो आपको थोड़ा सा पैसा डालने के बाद बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ओके। जब आप इस सीट को, सॉरी ये सब चीज़ें पड़ी कोई रहेंगी यार दिक्कत नहीं। तो जब आप इस सीट को ऐसे फोल्ड कर देते हो ना और इस सीट को आगे कर देते हो, तो आप यहाँ देखोगे ये सीएनजी का सिलेंडर नीचे है और यहाँ पर ये इसके लेवल में आ जाता है। हाँ, बिल्कुल लेवल में आ गया। तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है, आप प्लीज उसको टैग कर देंगे मैं ना, तो टैग आपको पता लग हाँ। जाएगा कि इस गाड़ी के अंदर बेड कैसे बनाता है। तो मेरे पास छोटा सा फट्टा है, इतना सा है, वो डिग्गी में फिट हो जाता है सर। उसको लगाओ तो वो यहाँ से शुरू होती है, इस जगह से लेकर यहाँ तक कंप्लीट 6x4 का बेड बनता है। अच्छा। और मैं इस गाड़ी में उसी में ही सोया हूँ, ओके। इसी में। बस ये है कि एक जगह पर आके आप हार जाते हो, क्योंकि कैलोंग में -20 टेम्परेचर था। ठीक उसी है। वक्त मैंने इस गाड़ी का -20 का कोल्ड स्टार्ट भी किया था। तो उस वक्त मतलब वहाँ क्या हुआ, टंकियों में पानी जम जाता है, तो आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, आपको सिर्फ होटल ही लेना पड़ता है। तो एक वही जगह थी जहाँ मैंने होटल लिया, अदरवाइज ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं इस गाड़ी के अंदर बेड बना के नहीं सोया। तो मेरा सबसे पहला मकसद ये था कि भाई मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए जो जिस पे मैं बेड बना सकूं। ओके। काफ़ी ज़्यादा ट्रिप होने का था, तो फिर मैंने दूसरा मेरा जो सवाल था कि मुझे घर जाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं साथ में, हाँ। तो मुझे स्पेस भी चाहिए। अब सीएनजी प्रेफरेंस थी, तो उसके अंदर सीएनजी के लिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा बूट स्पेस आ जाता है। आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। अब बूट
अगर आप इसको हटा लोगे, मैं कहता हूँ कोई भी कंपनी आपको इतना बूट ऑफर नहीं देती है। तो मेरी दोनों चीज, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं तो उसको हटा लेता हूँ इस तरीके से और सीधा पूरा ऊपर तक यहाँ भर लेता हूँ। भाई साहब मेरे सारे बैगेज जो मैं Hyundai i10 के अंदर नहीं कर पाता था, मुझे बच्चों को मुझे मतलब बिठाना पड़ता था एक तरफ और एक तरफ मेरे बैगेज थे। तो ये मेरी लर्निंग थी कि यार मुझे ये बैग मतलब बूट स्पेस भी चाहिए। साथ में CNG जरूर चाहिए, क्योंकि भैया मेरा ऑफिस आना जाना होता है, फिर होम टाउन आना जाना होता है, और जितनी लंबी मैं ट्रैवल करूंगा दोस्त, उस हिसाब से यार मेरी R&D मुझे सिर्फ इस गाड़ी पे लेके आए। वैसे भी ये लेटेस्ट वाला इंजन है जो आपका ड्यूल जेट ड्यूल VVT के साथ में है। अच्छा। तो ये गाड़ी पुरानी गाड़ी के मुकाबले ज़्यादा स्मूथ है, वाइब्रेशंस नहीं है, माइलेज ज़्यादा है और स्पेस तो आपके सामने है ही। ओके। इसलिए मैंने ये गाड़ी प्रेफर करी। तो आपका जैसे आपने CNG में लेके गए इनको, इस गाड़ी को, आपने बताया कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, तो वहाँ पे पहाड़ों में तो खैर CNG तो मिली नहीं होगी, आपने पेट्रोल पर ही चलाई होगी। देखिए मैं बताता हूँ मैंने किस तरीके से किया है। अगर आप कभी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो पहाड़ों पे, वैसे मैंने इसका एक टेस्ट शोर बनाया हुआ है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, पहाड़ों पे CNG में चलने में कैसी परफॉर्मेंस है। ठीक है। दूसरी चीज़ है, इसको आप चढ़ाई पे लेके जा सकते हो, लेकिन जब कभी आप पहाड़ों पे गाड़ी चलाते हैं ना दोस्त, तो हमेशा आपको पेट्रोल में ही चलानी चाहिए, क्योंकि गाड़ी आपका इंजन जो है वो दबता है। मेरा सिंपल फंडा है, मैं इतनी गाड़ी चला चुका हूँ तो मैं अपनी खिड़कियां चारों नीचे कर लेता हूँ, साथ में फिर अपना AC ऑफ कर लेता हूँ और पेट्रोल पे गाड़ी को चलाता हूँ। मेरे इंजन में कभी प्रॉब्लम, आप मैं कहता हूँ आप कोई भी गाड़ी यूज़ कर लो, इंजन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके साथ में एक और चीज़ है, मैं गया था अभी रिसेंटली काजा ट्रिप पे, इंडिया लास्ट विलेज, जो मेरे मोटरफाई चैनल पे वो वीडियो मिलेगी। तो वहाँ पर मैं इस गाड़ी को CNG में -20 पे चलाया है, बिल्कुल परफेक्ट फाइन है। उसके सबूत में मेरी वीडियोस में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ मुझे प्रॉब्लम कब आई थी, जब मैं शिंकुला पास गया था -35 पे, वहाँ सब कुछ जम जाता है। तो उस दौरान मेरी गाड़ी CNG से मतलब पेट्रोल से CNG पे कन्वर्ट ही नहीं हुई थी। अच्छा, कहाँ पे कन्वर्ट नहीं हुई? ये हुई थी केलोंग से ऊपर कन्वर्ट होना बंद हो गई। मतलब गाड़ी में CNG थी बट, हाँ बिल्कुल, बट टेम्परेचर इतना कम था कि CNG पे आई ही नहीं गाड़ी, आई नहीं, वो बिल्कुल सब जमा पड़ा था यार वहाँ पे। और फिर कोल्ड स्टार्ट की कोई प्रॉब्लम आई आपको? -20 पे हाफ स्टार्ट, मतलब हाफ आपका जो क्लच आप करते हो, मतलब हाफ में ही हो गई थी। तो आपको इतनी हाइट पे ले जाने में, चलो आपने पेट्रोल में चलाई, लोग तो ये कहते हैं कि भाई उनकी थार या 4x4 वाले व्हीकल भी बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम करते हैं, मतलब एक तरीके से ना स्ट्रगल करते हैं। तो आपको इसमें कोई स्ट्रगल फील नहीं हुआ? क्योंकि मैंने आपकी जो वीडियो देखी है ना, वीडियो में आप स्नो में भी बड़े स्मूथली ऐसे लेके जा रहे हो गाड़ी को, जैसे कि ये तो ऐसे हो गई कि पता ही नहीं क्या 4x4 या 4x8 है, क्या इसमें उसके रीजंस है। एक तो गाड़ी का वजन ज़्यादा नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, गाड़ी नई है तो उसके जो टायर्स हैं, देखो सब कुछ टायरों पे डिपेंड करता है। गाड़ी के टायर नए हैं तो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़ है, इंजन आपको पता है 1 लीटर है, लेकिन ये ड्यूल VVT ड्यूल जेट है, तो ज़्यादा स्मूथ है, आपको लगता ही नहीं। अब पता है एक ही चीज़ होती है कि जब कहीं आप थोड़ा एक्सट्रीम चढ़ाई पे आते हो, अगर आपके पास टायर अच्छे हैं ना, तो आप सिर्फ एक्सीलेटर देना है, थोड़ी सी पावर इंक्रीज करनी है, आप निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, टायरों का तो रोल रहता ही है, ऐसा नहीं है कि टायरों का रोल नहीं रहेगा। तो अब ये तो हो गई आपकी जर्नी वाली बात। तो अब आपने जब पहले आपके पास थी i10, उसके बाद आपने ये ली, तो इंडिया में क्या है ना, लोग जब गाड़ियाँ खरीदते हैं तो अब खासकर मारुति की गाड़ी, तो एक ये कहते हैं सबसे पहले बात कि ये देती कितना है। भाई देने का तो आप यकीन नहीं करोगे, मैं जब इसको सर्दियों में चलाता हूँ, तो सर्दियों में चलाने के बाद में ये कोई यकीन नहीं करेगा, मुझे पता है मैंने इससे 318 फुल सिलेंडर में निकाला है। 318 विदाउट AC। हाँ अच्छा, तो आपका एक ये नया वाला इंजन भी है, क्योंकि मैं आपको अपनी गाड़ी की बताऊं, मेरी गाड़ी में पुराना वाला इंजन है जो उनका रेगुलर चलता हुआ आ रहा था। तो मैंने भी देखो 318 तो खैर मैंने आज तक अचीव नहीं किया, लेकिन 270 280 तक अचीव किया है सर्दियों में, जब नॉन AC चलता है, और गाड़ी बड़े आराम से 270 280 निकाल देती है। और AC में कितना दे देती है? AC में 280। अच्छा, AC में 280 दे देती है लॉन्ग रूट पर आराम से। डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग उस पे भी, ड्राइविंग बिहेवियर तो खैर इसमें है ही है। अब इसमें बड़ा सिंपल सा फंडा है मेरा, जो है वो सॉफ्ट क्लच में मतलब सॉफ्ट ज़्यादा लाइट फुट पेडल चलाता हूँ। जैसे कि आपने सर्टेन स्पीड अचीव करी, उसके बाद में आप अपना क्लच छोड़, मतलब रेस छोड़ो, और फिर वहाँ पे इसको जाके शुरू करो जहाँ पे आपकी गाड़ी एक मेंटेन हो रही है। तो मेरी ये ड्राइव हैबिट है एक सर्टेन स्पीड को मेंटेन करने के लिए, तो उसकी वजह से हो सकता है कि शायद मेरा ये जो माइलेज है वो निकला है। फिलहाल बता दूं कि अगर आप बात करते हो पेट्रोल की, तो मैंने इस गाड़ी से पेट्रोल का माइलेज टेस्ट किया था 24 के आसपास, 23.87 माइलेज इसने विद AC दिया है, सिर्फ पेट्रोल पे। उस वक्त इसके अंदर CNG थी नहीं, बिल्कुल खाली था, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं क्लेम कर सकता हूँ। लोग बात कहते हैं नहीं आपने बीच में CNG पे चलाई होगी, तो इतना निकालती है। आप अगर इसको विदाउट AC चलाते हैं तो ये करीबन 27 के आसपास तक का माइलेज इस पे देती है पेट्रोल पे।
दूसरी चीज़ है, पहाड़ों में चलाने पे इसने 18 से प्लस का माइलेज मुझे दिया है, चैनल पे सब कुछ है। और दूसरी चीज़ है, अगर आप इसको सीएनजी पे चला रहे हो, मतलब सर्दियों में चला रहे हो विदाउट सीएनजी, तो आपको मैंने बताया 318, लेकिन 280-90 तो कहीं नहीं गई है। और लोकल में दिल्ली जैसी सिटीज़ में भी मैंने ऐसे 210 या 220 का माइलेज आराम से लिया है। हाईवे पे 280 और सिटीज के अंदर 210 तो दे ही देती है, आराम से दे रही, तो कॉन्टिन्यूसली दे रही है। ओके। तो आपको ये गाड़ी अभी पड़ी कितने की थी, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा रेट हाइक हो गया है इसका? मैंने देखो, जब मैं लेने वाला था उस वक्त ये गाड़ी मुझे कुछ डिस्काउंट्स वगैरह दिए थे, तो मुझे तकरीबन पड़ी थी 740 के आसपास की। 740 का VXI मॉडल? VXI मॉडल, टॉप मॉडल। उस वक्त यही वाला मॉडल 740 का आया था, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला था। मेरे कुछ जान पहचान भी है, लिंक्स है, काफ़ी दिनों से मैं उनके साथ में काम कर रहा था, तो उसमें मुझे 50,000 का अलग से डिस्काउंट मिला। 25,000 प्लस जो वैसे है वो अलग रहा, जो एक्सचेंज बोनस वगैरह 10,000 वो अलग था, प्लस मैंने अपनी गाड़ी का भी कुछ अच्छा से निकलवाया था। तो एसेसरीज सारी कंपनीज हैं भाई। अच्छा, आपने सब कुछ से ही लिए हैं? देखो, आप कभी भी चेक कर लेना, और ना होना तो किसी लोकल को भी ट्राई कर लेना, और कंपनी के फॉग लैंप्स को आप कोशिश ट्राई करना, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। कंपनी के फॉग लैंप्स की जो थ्रो है वो बहुत अच्छी है। मेरी मेन प्रेफरेंस थी कि मैं कंपनी से ही लगवाऊंगा, और ये जो चीज़ें हैं देख लो, अब ये आपको ना बेसिकली बाहर इस वाली क्वालिटी के मिलते नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ वन टाइम खरीदनी है, बार बार आपको लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है, इसलिए मैंने ये दोनों चीज़ें कंपनी से ही लगवाई थी। और ये आपको बाहर मुझे पसंद था, ये लगवाना थोड़ा सा डिफरेंट लुक दे देती है गाड़ी को, क्योंकि मैं Insta360 से ज़्यादा शूट करता हूँ, वहाँ पे गाड़ी का लुक थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, तो इसलिए मैंने ये एक लगवाया। बाकी मैंने कुछ भी गाड़ी के अंदर, बाकी आपकी सारी ना स्टॉक है? बाकी स्टॉक है सब कुछ। बस जो फिर एक जो मैंने देखा ना रिक्वायरमेंट वाली है, जैसे सीट कवर वगैरह, ये सारी चीजें आपने लगवाई हैं? ये मैंने बाहर से लगवाई है। देखो दोस्तों, अच्छा, सीट कवर मैंने बाहर से लगवाए हैं, क्योंकि जो कंपनी बकेट फिटिंग नहीं दे रही थी, तो मेरा कंपनी वाले नहीं देते बकेट, वो नहीं देते, तो मुझे मेन मकसद था कि यार मुझे सीट जो है वो अच्छी चाहिए, तो इस हिसाब से मैंने थोड़ा सा डिजाइन वाली सीट को ज्यादा प्रेफरेंस दी। ठीक है। साथ में वो आपका जो मैट्स वगैरह है वो है, बाकी तो कुछ भी नहीं। कंपनी का ही मुझे म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा लगता है। इसकी साउंड सुनोगे तो आप क्यों यार कितनी बढ़िया साउंड। कंपनी वालों को पता नहीं, लोग बाहर हटा के सिर्फ डिस्प्ले वाला क्यों लगाते हैं, जबकि वो एंड्रॉइड तो होते हैं, लेकिन उनकी इतनी जीबी वो थोड़े टाइम बाद हैंग होने शुरू हो जाते हैं। मैंने लगवाया था एक्चुअल में, क्या है कि मेरी जो प्रेफरेंस थी जब मैं गाड़ी ले रहा था, तो मेरी प्रेफरेंस दूसरी गाड़ी थी, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था खरीदने के लिए, क्योंकि उस टाइम VXI में आती नहीं थी CNG। मैंने तो Alexa यूज़ करके देख ली थी, मैंने कहा कुछ भी हो जाए, पैसा थोड़ा ज़्यादा दे दूंगा, लेकिन लेनी VXI है, क्योंकि अब छोटी छोटी चीज़ों पर आप कॉम्प्रोमाइज़ बहुत करना पड़ता है। स्पेशली वैगनआर के अंदर ये इशू है कि आपको बाहर निकल के इनके जो RVMs जो सेट करने पड़ते हैं ना, दैट इज़ रियली अ चैलेंजिंग थिंग। वो कहता है। तो अब आपके पास, आपने अभी तक कौन कौन सी गाड़ियाँ यूज करी हैं? देखो, सबसे पहले मैंने वैगनआर ली थी 2011 मॉडल, उसके बाद मैंने उसको करीबन 1-1.5 साल चला के स्विफ्ट ले ली थी। स्विफ्ट में मेरे साथ कुछ इश्यूज हुए, मैंने स्विफ्ट सेल आउट कर दी। फिर मैंने i10 ली थी। i10 लेने के बाद में जब काफ़ी लंबा, चाहे करीबन 3-4 साल मैंने चलाने के बाद में मैंने फिर वैगनआर पे स्विफ्ट। तो अब आपको क्या लगता है, ये डिसीजन आपका ठीक रहा लेने का? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब मतलब मुझे पर्सनली तो लगता है कि आपका डिसीजन ठीक रहा, लेकिन आपकी खुद एक चॉइस है कि अगर आपके पास कोई और ऑप्शन भी होता तो क्या उसको भी प्रेफर करते या वैगनआर ही करता? बिल्कुल कर लेता उस वक्त। अगर मैं CNG मेरी प्रेफरेंस ना होती और जिम्नी थोड़ा पहले लॉन्च हो जाती तो शायद मैं जिम्नी पे चला जाता। बिल्कुल, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट देखो पहाड़ों की भी है। 4x4 व्हीकल आपके पास एक थोड़ी सी मतलब एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आपको दे देता है ऐसी जगहों पे ड्राइव करने के लिए। हाँ, अगर जिम्नी थोड़ा पहले लॉन्च होती और मेरी CNG प्रेफरेंस ना होती तो मैं जिम्नी पे चला। आपकी प्रेफरेंस CNG ही थी क्या? मेरी आपको CNG ही चाहिए? बिल्कुल, मेरी प्रेफरेंस CNG। तो अब अगर मैं बात करूँ कि आज आपको खरीदनी हो गाड़ी आज के टाइम में, और आपके पास 8 लाख रुपए का बजट है, तो आपको कौन सी लेनी होगी भाई? देखो, क्योंकि अब तो ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। एक्स्ट्रा भी आ गई है, पंच CNG में आने वाली है, या फिर अब वैगनआर तो है ही, बाकी अब फ्रॉन्क्स, बलिनो, ये भी CNG में आ गए। देखो, फ्रॉन्क्स का मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी पसंद आई है कि उस गाड़ी के अंदर आपको बेस वेरिएंट के अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको दूसरी गाड़ियाँ ऑफर नहीं करती। आपको चारों शीशे मिल जाएंगे, पावर विंडो आपको मिल जाती है। दूसरी चीज़, आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल बेस वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है। मुझे वो गाड़ी पसंद आई। अगर 8 लाख के बजट में आपके पास में वो है तो आप वहाँ जा सकते हो। अदरवाइज तो अगर आप नहीं ट्राई करना चाहते तो मैं आपको बताता हूँ मेरी सोच है वो ये है कि अगर आपको बहुत मजबूत गाड़ी चाहिए तो आप टाटा पे चले जाओ यार, आंख बंद करके। आपको उससे ज़्यादा अच्छा लोहा नहीं मिलेगा। आपको इंजन रिफाइनमेंट चाहिए कि भाई मुझे तो बहुत बढ़िया इंजन चाहिए, आप आंख बंद करके हुंडई पे चले जाओ दोस्त। अगर आपको गाड़ी चाहिए कि यार उसको कोई भी कहीं भी लेके चले जाओ, लो मेंटेनेंस, विदाउट मतलब आपको ले लिया और आपको खर्चा ही नहीं करना कुछ भी, आप मारुति पे चले जाओ। ठीक है, मारुति के अंदर आपको अगर
बिना खर्चे वाली गाड़ी चाहिए, इससे ऊपर वाला कुछ मॉडल चाहिए, तो आप स्विफ्ट पे जा सकते हो, क्योंकि वो 1.2 लीटर 1.2 इंजन के साथ लीटर। में आते हैं, कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा पावर मिलती है। Power और देखो मिलती स्विफ्ट का भरोसा भी है, एक नाम क्रिएट कर चुकी है वो अपनी समहाउ। लेकिन मेरी प्रेफरेंस तो भैया हमेशा जिमनी ही है, आने वाले टाइम नहीं, में मैं वैसे जिमनी लूंगा। स्विफ्ट से वैगनार से ज़्यादा नाम शायद किसी गाड़ी ने नहीं, नहीं ये किया बड़ी होगा होगी मारुति। जिमनी बनेगी, देख लेना चाहिए ये आप। ये हो भी सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मैंने आप जो कह रहे थे, टाटा के इंजन्स में ना मैंने देखा है रिफाइनमेंट बिल्कुल नहीं है। कुछ नई गाड़ी जब आप लोगे तब ठीक है, कुछ टाइम बाद ना अजीब सी एबनॉर्मल, मतलब ऐसी आवाज़ आने लगती है कि वो ना थोड़ा सा, अगर कोई बंदा इंजन के पर्पज से लेगा है तो फिर वो शायद टाटा को सेल आउट भी कर दे। वो कर सकता है, लेकिन इंजन वाइज तो नहीं। लेकिन देखो गाड़ी कहीं ना कहीं एक इमोशनल जो है अटैचमेंट लोगों का हुआ है टाटा के साथ में समहाउ, उसकी वजह से आज टाटा बहुत ज़्यादा नाम कर रही है। लेकिन अगर इसके मतलब क्वालिटी की बात करो तो मैं सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो टाटा का है फिलहाल वो निक्सोन को समझता हूँ। नेक्सॉन है। तो वो निक्सोन सबसे बढ़िया प्रोडक्ट मैं अपनी मेरी नज़र में, कि वो गाड़ी को आप कहीं लेके चले वो एक्चुअल में फेल नहीं होती है, और उसके अंदर रिफाइनमेंट है। हाँ, थोड़ा सा वो जो इश्यूज क्रिएट होते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं हर एक गाड़ी में मिलेंगे, इसके अंदर भी बहुत सारे हैं, नहीं, ऐसी बात टाटा नहीं है। वाले मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ देंगे क्योंकि मैं ऐसे बोला हूँ, लेकिन टाटा की गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कोई मैच नहीं कर सकता कोई कर ही नहीं है। सकता, और अगर हम जो आपने बताया इंजन की रिफाइनमेंट हुंडई से ज़्यादा कोई मैच नहीं कर सकता। कोई मैच नहीं कर सकता। बिल्कुल साइलेंट इंजन, मतलब इस तरीके का रहता है। हाँ, 1.2 में मारुति का भी बहुत साइलेंट इंजन है। हाँ, उसमें है, मैं तभी तो हाँ, आपको स्विफ्ट प्रेफर कर रहा हूँ कि स्विफ्ट पे जा सकते हैं लोग। स्विफ्ट इज एक्चुअली अ गुड कार। तो दोस्तों ये थी दिग्विजय भाई की गाड़ी का एक ओनरशिप एक्सपीरियंस। मतलब वो तो भाई इस गाड़ी से बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और उनको ना ऐसे लगता है कि इससे बढ़िया गाड़ी तो कोई है ही नहीं। तो अब बात करें तो इस गाड़ी की अगर मैं बात करूँ ना, उन्होंने ज़्यादा इसमें ना कुछ चेंज भी नहीं किया, केवल स्टॉक रखी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ एंड ऑलवेज वियर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।